अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश जवाब चाहिए के साथ हाजिर है। दो अहम केसेस हैं, एक तौहीन अदालत के ऊपर जो इमरान खान साहब ने जवाब जमा किया था, फिर उनको मौका दिया गया तो फिर दोबारा उन्होंने जवाब जमा करा दिया है। उस जवाब में क्या ऐसी चीज़ है उसके ऊपर बात करेंगे हम। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस है तोशा खाना केस, जिसमें भी इमरान खान ने जवाब जमा करा दिया है और उसमें चंद सवालात उठा दिए हैं। उन सवालात को हम देखेंगे कि आया उनके जो इमरान खान ने सवालात उठाए हैं तोशा खाना के हवाले से वो कितने जायज़ हैं, कितने मेरिट पे हैं, कितने कानूनी हैं। ये दो इशू पे मेजर बात करेंगे। देखते हैं कि हमारे साथ जो गेस्ट हैं, आइए पहले उनका तारुफ करा देते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं जनाब अता तारड़ साहब हैं, मुआविन खुसूसी बराए वज़ीर आज़म। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ हैं जनाब शेख वक़ास अकरम साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर तज़िया कार। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे साथ हैं शोएब शाहीन साहब जो कि सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हैं और मेरा ख़्याल है शायद PTI के वकील भी हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। और इसमें हम थोड़ा सा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन का भी मैटर है, तो कमर दिलशाद साहब को हम लेंगे 2-4-5 मिनट के लिए ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी ले जाए। अता तारड़ साहब की तरफ आएंगे। अता तारड़ साहब, पहले तो मैं आ रहा हूँ अहम तरीन केस के ऊपर, तोशा खाना के ऊपर। तोशा खाना के केस को इमरान खान साहब ने कहा है कि ये केस जो है वो बदनीयती पर बनाया गया है और सियासी मकासद के लिए ये केस बनाया गया है। तोशा खाना रेफरेंस इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है और आइन के इख्तियारात की तौहीन है। क्या कहेंगे सर आप इसको? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। देखिए, पहली तो बात यह है कि शायद इमरान खान साहब को उस मयार पे नहीं जांचा जा रहा जिस मयार पर बाकी सियासी लीडरान को जांचा गया है। हमने जो पनामा की प्रोसीडिंग्स भुगती हैं या जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ केसेस बनाए गए, हालांकि आप देखें कि मयार बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमें तो शुरू से वो कहते हैं कि हम स्टेटस को की जमाते हैं और अपने आप को मुख्तलिफ कहते हैं कि मैं दूध से धुला हूँ। तो अब जो दूध से धुला हो वो जब आपको दोस्त ममालिक कोई तोहफे तहाइफ देते हैं उनको बेचा नहीं करते। और पाकिस्तान के लिए देखिए, मतलब पूरे मुल्क के लिए एक बहुत शर्मिंदगी का बायस बना कि जब एक दोस्त मुल्क के सरबराह ने एक नायाब घड़ी, दुनिया में ना कस्टम मेड घड़ियों का कॉन्सेप्ट है कि ये एक ब्रांड की ये सिर्फ 10 घड़ियां हैं जो फलां शख्स के कहने पे बनाई गई। अब वो जब दुबई की ब्लैक मार्केट में बिकी है और उस दोस्त मुल्क के सरबराह को पता लगा कि ये घड़ी फलां जगह पे पड़ी है और बिक रही है, तो वो हैरान हुआ कि ये घड़ी तो दुनिया में एक नायाब चीज़ है और ये एक मुल्क की इज्जत के लिए और मुल्क के साथ दोस्ताना ताल्लुकात का सबूत देने के लिए जो है वो इस तरह के तहाइफ दिए जाते हैं। तो ये भी बेच दी गई, कई पेंटिंग्स बेच दी गई और बैरून मुल्क ब्लैक मार्केट में बेची गई हैं। तो देखिए, तोशा खाना में चीज़ें डिक्लेयर करना और डिक्लेयर करके बताना कि जी फ़लाँ मुल्क से फ़लाँ चीज़ मिली थी, फिर उसके बाद ये ऑप्शन कानूनी तौर पे मौजूद होता है कि ओरिजिनल प्राइस से कुछ परसेंटेज कम पे आप वो ख़रीद सकते हैं। मगर यहाँ पे मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पे एक तो कुछ चीज़ें डिक्लेयर नहीं की गई और दूसरा औने पौने ख़रीदी गई हैं। और देखिए, ख़रीदता इंसान है शौक़ से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए कि आपको कोई घड़ी पसंद आ गई, आपको कोई हार पसंद आ गया तो आप कहते हैं चलें। हालांकि ये मायूब बात है उन स्टैंडर्ड्स के तहत जो इमरान खान साहब ने खुद सेट किए हैं, जो कि वलियों के स्टैंडर्ड्स हैं, जो वो कहते हैं कि मैं तो एक पानी की बोतल का रवादार नहीं हूँ। तो अब एक ऐसा शख्स वो ज़ाती इस्तेमाल भी ना लाए, वो और उसकी अहलिया मिल के उस चीज़ को बैरून मुल्क ब्लैक मार्केट में बेच दें, तो मुझे बताएं इसका क्या हल है। और आप ऊपर से सादिक और अमीन डिक्लेयर करें अपने आप को, दूसरों को चोर डाकू कहें, जलसों में जाके नारेबाजी करें, ताने कसें, ठट्ठे उड़ाएं लोगों के। तो ये कहाँ का इंसाफ है कि आपने पाक की इज्जत की परवाह नहीं की और आपने बतौर वजीर आज़म मिलने वाले तोहफे तहाइफ औने पौने ब्लैक मार्केट में बेचे हैं, क्योंकि इसके पीछे एक घिनौना खेल था। जो ब्लैक मनी को वाइट करने का खेल था, वो दुबई के डायमंड का भी जिक्र है, वो 5 कैरेट की अंगूठियों का भी जिक्र है।
तो ये मामला सिर्फ तोशा खाना तक महदूद नहीं है कि आपने तोशा खाना में लिए गए तहाइफ जो हैं औने पौने लिए और आपने आगे बेच दिए और आपने वो पैसे वसूल किए हैं। तो ब्लैक मनी को वाइट करने का भी ये जरिया था कि जो पंजाब में करप्शन हो रही थी, जो फरा नामी खातून और उनका खावंद पंजाब में कर रहे थे, और यहाँ पे तबादलों में ठेकों में जो कमीशन ली जा रही थी, और जो 5 कैरेट की अंगूठियों के एवज जो काम करवाए जा रहे थे कानूनी गैर कानूनी, तो वो सारा मामला कहाँ गया। और एक केस जो रजिस्टर्ड है उसमें अब इनको क्लीन चिट देने की तैयारी की जा रही है पंजाब एंटी करप्शन की तरफ से। तो ये बेसिकली डायमंड के जरिए सारा कारोबार हुआ कि बाहर के मुल्क से जो डायमंड हैं वो एज ज्वेलरी डिक्लेयर किए जाते थे अपने कागजात में और उसको बाद में बेचा जाता था। तो मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान की तारीख में किसी हुक्मरान ने इतना घिनौना खेल नहीं खेला, इतनी गिरी हुई करप्शन नहीं की कि आप पाकिस्तान की इज्जत की परवाह किए बगैर आपको मिलने वाले तहाइफ को जाती इस्तेमाल के लिए बेच दें। ठीक है, मैं आता हूं जनाब जरा सा आपके शोएब शाहीन साहब की तरफ आ जाता हूं। शोएब शाहीन साहब, आपने यकीनन जो जवाब दाखिल हुआ है तोशा खाना के हवाले से इमरान खान साहब की तरफ से, उसमें कुछ 2-4 पॉइंट हैं, मैं चाहता हूं कि आपसे उसकी क्लैरिफिकेशन ले लूं सर। एक तो उन्होंने कहा है कि ये स्पीकर जो है वो रेफरेंस भेजने का मजाज नहीं रखता। दूसरा उन्होंने कहा है कि जी ये जो इलेक्शन कमीशन है ये जुडिशल फोरम नहीं है। तीसरा उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को ये केस सुनने के जुरिडिक्शन नहीं है। चौथा उन्होंने कहा है कि जी 62(1)(f) के तहत नाअहल इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। आप इससे एग्री करते हैं इन तमाम बातों से सर? जी डॉक्टर दानिश साहब, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पुरानी और लॉ ये कहता है कि स्पीकर की जो पावर्स हैं वो लिमिटेड हैं कि किस केस में भेज सकता है, किस केस में नहीं भेज सकता। कॉन्स्टिट्यूशन भी इस बारे में क्लियर है। जो 62(1)(f) की बात है उस पे भी 18th अमेंडमेंट के बाद ये बात डिक्लेयर है कि जब भी कोई कोर्ट ऑफ लॉ डिक्लेरेशन देगी उसके बाद उसको इन्वोक किया जा सकता है। और जो बाकी 2 बातें आपने की हैं उस हवाले से भी ये बात 100% दुरुस्त है कि चारों की चारों बातें जो उन्होंने अपने जवाब में लिखा है ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट की प्रीवियस जजमेंट्स के मुताबिक और लॉ के मुताबिक बिल्कुल उनके ऑब्जेक्शंस वैलिड हैं और ठीक हैं। अच्छा सर, क्या ये बता सकेंगे जिस सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन, जिस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का आप हवाला दे रहे हैं, उस जो मेरे पास एक जजमेंट है जिसके तहत वो जो है ये इख्तियार है, अदालती इख्तियार है और डिसक्वालिफिकेशन का इख्तियार जो है वो आपके इलेक्शन कमीशन के पास है, और मैं उसका हवाला दे देता हूँ। और ये है आपके PLD 1995 हैं जिसमें 12 रुकनी जज थे और जस्टिस सज्जाद अली शाह प्रिजाइड कर रहे थे और पीर साबिर शाह साहब का ये अपील का केस था, जिसमें मेरे पास ये जजमेंट मौजूद है जिसमें 7 जजेस ने यह फैसला किया था कि जी इलेक्शन कमीशन के पास टोटल इख्तियार है कि वो डिसक्वालीफाई कर सकता है। तो आप कौन से जजमेंट का हवाला दे रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जी वो इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार नहीं है? जी डॉक्टर साहब, जो आप जजमेंट का हवाला दे रहे हैं ये पुरानी जजमेंट है, ये 18th अमेंडमेंट से पहले की है। 18th अमेंडमेंट के बाद जो जजमेंट, जो लॉ में, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आई है 62(1)(f) में, उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ है देयर शुड बी ए डिक्लेरेशन बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ, और ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है। हनीफ अब्बासी वाला जो केस था वर्सेस इमरान खान में उन्होंने ये वाजे कर दिया, और उसके अलावा भी कि जो इलेक्शन कमीशन है ये कोर्ट नहीं है, ये डिक्लेरेशन नहीं दे सकती, इसलिए इसकी डिक्लेरेशन या तो कोई हाई कोर्ट दे या कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ दे। अच्छा, कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन के बगैर 62(1)(f) का इतलाक ही नहीं हो सकता, इसलिए ये 18th अमेंडमेंट में ये अमेंडमेंट आई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। इसलिए इस अमेंडमेंट कहाँ है, ये अमेंडमेंट कहाँ है, कौन सी, ये है आप ये बताएंगे सर, ये अमेंडमेंट किधर है कॉन्स्टिट्यूशन में? आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े 62(1)(f), मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशन है सर, 62(1)(f) को आप पढ़े, 62(1)(f) को पढ़े। मैं अभी आपको
देखिए आपने जो बात की है वो 62(1)(f) की बात की है। मैं बात कर रहा हूं डिस्क्वालिफिकेशन की, वो 5 साल के लिए भी हो सकती, वो 63G भी है। यहां पे 12 रुकनी जजेस हैं, आप कह रहे हैं ये पुराना फैसला है सर। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले 1947 के लोग कोर्ट करते हैं। दो बातें देखिए, पहली बात तो यह है बोले है कि ये फैसला, पहली बात तो डॉक्टर साहब ये है कि मैंने आपने ये फैसला नहीं करना, ये फैसला बहरहाल नया इलेक्शन कमीशन ने करना है या कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ ने करना है। हमने तो सिर्फ ओवरऑल जो ऑब्जेक्शंस उनके आए हैं, मैं समझता हूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ के मुताबिक हैं। अगर आप देखें, दो बातें हैं, एक है 63, एक है 62(1)(f), ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। 63 में जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके भी क्राइटेरियाज मुख्तलिफ हैं। मसलन 63A का अगर रेफरेंस होगा तो वो स्पीकर भेजेगा और इलेक्शन कमीशन को अख्तियार है। 63 में भी अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन आती है कि किसी ने वो बात छुपाई है, जैसे मसलन किसी ने फॉरेन नेशनल था और उसने वो बात डिस्क्लोज नहीं की, तो उसका इनको हासिल है। तो इसलिए हर एक लॉ की, हर एक प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अपनी इंटरप्रिटेशन है। मेरी राय में ये आपने बड़ी अच्छी बात की और उसमें कोई खराबी नहीं है। यस, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। मेरा ये सवाल अपनी जगह स्टैंड करता है कि जी 12 रुकनी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट मौजूद है जिसके तहत ये फैसले करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को है। सर एक और चीज़ जो है वो ये है कि आइन का आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन है 63 और 63 का 2 और 63 का 3, उसमें इलेक्शन कमीशन ही डिस्क्वालीफाई कर रहा है। और रेफरेंस जो है वो सर स्पीकर ही भेजता है। अगर किसी मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली की का कोई असासे का केस हो या गोशवारे का केस हो या कोई भी पार्टी चीफ जो है वो कोई रिक्वेस्ट करता है तो रेफरेंस तो स्पीकर ही भेजता है ना सर। तो आप ये कह रहे हैं यहाँ पर कि स्पीकर को ये इख्तियार नहीं है रेफरेंस भेजने का? देखिए, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया। लेट दी कोर्ट शुड डिसाइड, मेरा ख्याल है सब जुडिस मैटर है। हम ये इलेक्शन कमीशन पे हमें भरोसा करना चाहिए, वो डिसाइड करें। ठीक है, लेट दी कोर्ट शुड डिसाइड, फिर डिसाइड करें। बहुत अच्छी बात कर दिया आपने। फैसल वाडा का केस भी है जो 62(1)(f) के तहत ऑलरेडी दिया हुआ है और वो कोर्ट में भी है, लेकिन अभी तक देखिए ना डॉक्टर साहब, फैसल वाडा का केस मुख्तलिफ था, फैसल वाडा का केस बहरहाल मुख्तलिफ था, इस केस से टोटल मुख्तलिफ था। मेरी राय फैसल वाडा को तायात नाहल इलेक्शन कमीशन नहीं किया है ना सर? जी किया है, उसकी अपील पेंडिंग है। मैं वही कहता हूं कि उसका केस, उसके कंटेंट्स, मैं उसके ऊपर वो इस केस से मुख्तलिफ थे। यस, यू आर करेक्ट। मैं यहां पर आपकी इस बात को मान रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मुख्तलिफ था या नहीं था, लेकिन 62(1)(f) के तहत इलेक्शन कमीशन ने उसको तायात नायल कर दिया। ये तो हुआ है ना सर। मैं आगे चलता हूं, जरा मेरे साथ है, मैं आगे आके 62(1)(f) में नहीं किया। किसमें किया सर? नहीं, 62(1)(f) में नहीं किया, वो 62(1)(f) में किया है, 63 में किया है आई थिंक। नहीं, आई थिंक सो कि उसमें नहीं किया, क्योंकि अरे सर कमर दिलशाद साहब हमारे साथ है, कमर दिलशाद साहब हमारे साथ है, उनसे पूछ लेता हूं। आप कह रहे हैं 63A में किया है और मैं कह रहा हूं कि उनको 62(1)(f) में किया है। तो मैं तालिब इल्म हूं, यकीनन आप 62(1)(f) एडवोकेट हैं आप। मेरा ख्याल है चूंकि मैंने उसका नहीं मैंने केस उसका देखा नहीं है, लेकिन उसकी जो रीजन थी, उसका जो डिक्लेरेशन थी वो गलत थी, वो चीज और थी, क्योंकि फॉरेन नेशनल डिस्क्वालीफाइड है टू कंटेस्ट द इलेक्शन। ठीक है, वो उसने झूठ बोला ना सर, झूठ बोला, सादिक और अमीन नहीं रहा। तो मैं आगे ले जाता हूं, झूठ बोलने पे नहीं किया, आप ये झूठ बोलने पे नहीं किया, नहीं डॉक्टर साहब झूठ बोलने पे नहीं किया, उनको इस बात में किया कि आपने जो डिक्लेरेशन दी थी कि आप फॉरेन नेशनल नहीं है, जबकि आप फॉरेन नेशनल थे, इनहेरेंट डिस्क्वालिफिकेशन थी, इसलिए आप कंटेस्ट नहीं कर सकते थे। चले ये आपने कहा है, अभी आपने कहा आपने पढ़ा नहीं है, तो मैं इसको कमर दिलशाद साहब की तरफ ले जाता हूँ। कमर दिलशाद साहब लाइन पे हैं सर आप? जी हाँ, बिल्कुल। तो सर मुझे जरा सा गाइड कीजिएगा, क्योंकि फिर मैंने शेख वकास साहब की तरफ आना है। बड़ा टेक्निकल चीज़ है। वो ये है कि इमरान खान साहब ने एक तो कहा है कि रेफरेंस स्पीकर नहीं भेज सकता, दूसरा जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जुरिडिक्शन नहीं है वो ये केस सुने,
और तीसरा ये कि इलेक्शन ये डिस्क्वालीफाई इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। चौथा ये कि जनाब ये आपके 62(1)F के तहत ये नाअहल नहीं कर सकता। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? दरअसल ठीक है कि हर पार्टी का जो भी होता है सरबराह, वो जो अपना जवाब दाखिल कराता है तो अपने डिफेंस में तो फाइंड पेश करता है, वो उनको राय बनता है। लेकिन सैयद अली जफर साहब को इतने बड़े बहुत पाकिस्तान के आईनी माहिरीन हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान को इस तरह के बारे में कहना कि इख्तियारात नहीं है, बेबस है, वो किसी को नाअहल करार नहीं दे सकता, तो फिर इस तरह इलेक्शन कमीशन पर इंतखाब कैसे करवाएगा? जब इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियारात नहीं होंगे तो आइंदा इंतखाबात होंगे, जब भी इंतखाबात होंगे तो इलेक्शन कमीशन तो बिल्कुल एक आपको तारीख गली में खड़ा कर दिया। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस गुलजार ने ये बहुत अच्छी रूलिंग दी थी कि जनाब मिस्टर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपके पास तो हमारे से ज्यादा इख्तियारात हैं। ये रूलिंग है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की। जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ने चीफ इलेक्शन कमीशन को बुलाया था, तलब किया था ये सेनेट के इलेक्शन के हवाले में, तो उन्होंने ये कहा था कि आपके पास हमसे भी ज्यादा इख्तियारात है, आप आइन के आर्टिकल 218 के तहत जो मर्जी कार्रवाई कर दें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपकी पुष्ट पर खड़ी है। आपको तो 218 की ताकत का अंदाजा ही नहीं है, तो उस पर चीफ इलेक्शन कमीशन की ताकत बढ़ गई और उन्होंने कहा नहीं कि इसमें जो मर्जी फैसले करें। और आप हैरान होंगे डॉक्टर जावेद साहब, जो हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, ये कानून तो ठीक है, बड़ा एहतराम है इनका रिश्ता, लेकिन आप इंडियन इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ें। इंडियन इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि हमारे उनके जैसे हमारा 218 है, उसी तरह के वही अंग्रेजी वही पैरा वही चीज है, लेकिन अपना आर्टिकल मुख्तलिफ है। तो उन्होंने ये कहा था कि हम इसी आर्टिकल के तहत पूरे इंडिया में इंतखाबात करवाते हैं। किसी चीफ मिनिस्टर की, किसी वजीर आजम की हिम्मत नहीं कि हमारे मामले में मुदाखलत कर सके, क्योंकि हमने इस आइन के तहत साफ शफाफ इंतखाबात करवाने और करप्ट प्रैक्टिस को रोकना है। आप ये देखें, आइन के आर्टिकल 218 में लफ्ज है ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की जिम्मेदारी को करप्ट प्रैक्टिस को रोके। उस प्रैक्टिस में आ गया ना कि जनाब इमरान खान साहब के बारे में जैसे भी बातें की जा रही हैं कि उन्होंने अपने सेक्शन 137 के तहत जो असासे जमा करवाए, उसमें ये तोशा खान की जो पैसे जमा हुए जिस तरह भी हुए उसका जिक्र नहीं किया, हकायक छुपाए और हकायक छुपाने के जुर्म में फैसलवाड़ा भी ताहयात नाअहल करार दिए गए। हकायक छुपाने पर नवाज शरीफ ताहयात जो है वो भी जहांगीर तरीन दी, वो भी सारे जो है मामला उसी आर्टिकल 218 में लफ्ज लिखा करप्ट प्रैक्टिस। अब इसमें जो हमारा सेक्शन 137 है उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आप हकायक छिपाएंगे तो करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में आता है। उसका आगे सेक्शन 167 है, 173 है, 174 है, इसमें लिखा इनके बारे में सजा है। अब ये कह रहा नाअहल करार देना ये पावर नहीं है, ये बात दुरुस्त नहीं है। इलेक्शन के पाकिस्तान दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि वो आर्टिकल 62(1)F के तहत भी अपनी स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल कर सकता है। हकाइश भाई हमने नाअहल करार दे दिया, अब सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जाने दो और मुतलका आदमी जाने। लेकिन साथ वो ये भी कर सकते हैं, उसमें ये लिखा हुआ अगर करप्ट प्रैक्टिस करेगा तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करा सकता है। वो भी लिखा हुआ है 167, 173, 174 उसी में लिखा हुआ है 137। अच्छा सर, एक चीज जो ये एक चीज उन्होंने ये कहा है, हमने तो यही पढ़ा है सर, और मैं इलेक्शन उसमें देख भी रहा था कि जी पार्टी अगर कोई लेटर देता है अपना इलेक्शन वो आपके स्पीकर को या इस्तीफा देते हैं, जो भी करते हैं, स्पीकर ये फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ भेजता है। ये रास्ता यही है। कोई रेफरेंस आता है तो वो भी स्पीकर देता है। 63 का 2 और 63 का 3 में पढ़ रहा था, वो भी इलेक्शन कमीशन के पास है। सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये इख्तियार ही नहीं है कि वो एक नुक्ता भी बढ़ाए। हालांकि 62(1)F में जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको चैलेंज हम करते हैं। सामने आके कोई बताए कि कहाँ ये एक नुक्ता इजाफा करने का आइन में इख्तियार है, ये पार्लियामेंट को इख्तियार है। मैं यहाँ पर एक सवाल करने चाह रहा हूँ आपसे कि सर उन्होंने तो ये भी मना कर दिया है कि स्पीकर को रेफरेंस भेजने का इख्तियार ही नहीं है। स्पीकर की तो पूरी ताकत को चैलेंज कर दिया ना उन्हें। अब इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है, जो हमारी इतला के मुताबिक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसी मामले को मामलत के लिए वो अटार्नी जनरल पाकिस्तान को बुला रहे हैं। वो अटार्नी जनरल पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को इस मामले में मामलत करेंगे और स्पीकर को अपनी असेंबली जो रेफरेंस भेजा है उसके बारे में अपने दलाइल देंगे।
तो इलेक्शन के पाकिस्तान में फैसला करना है अटॉर्नी जनरल के दलाइल सुनने के बाद। तो ये तो एक हकीकत सामने आ चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ने इस पर पूरा एक्शन लेना है, लेकिन करप्ट प्रैक्टिस के जिम्मे में ये इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास बेपनाह इख्तियार होते हैं। अच्छा सर, फैसल वाडा का मुझे हम दोनों को तसी हो जाएगी, दोनों के फैसल वाडा को 62(1)(f के तहत आयात नायल किया गया जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया था, वही हुआ है ना। फैसल वाडा साहब ने जो ठीक है अपने कागजात नामजदगी में उसका जिक्र नहीं किया और ड्यूल नेशनलिटी के बारे में कंट्रोवर्शियल बन गए, तो जितनी भी वो हाई कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए, पता है शेर शाहीन साहब को वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डांट डिपट की कि आप इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान वही फैसला करे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामलात में फैसला कर चुका है। उन्होंने इशारा दिया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि आपने 62(1)(f के तहत वही कार्रवाई करनी है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने माजी में की है। तो वो इसी तरह वो सिंध हाई कोर्ट में भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 दफा गए, हर दफा उनके रिजेक्ट होते हुए यही जुमला आया कि आपने वही फैसला करना है इलेक्शन कमीशन ने जो कि सुप्रीम कोर्ट पहले फैसला 62(1)(f के तहत ना आयात नायल। मैं बहुत शुक्रिया आपका कमर दिलशाद साहब। शेख वकास साहब की तरफ आता हूँ। शेख वकास साहब, तोशा खाना केस एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस हो गया है और इसके सिलसिले में जवाब भी आ गया है, ये भी उनको टाइम दिया है कि चलिए 2 हफ्ता आपको दिया जाता है। ऑब्जेक्शंस किया है तो उस पर कहा गया है कि आप अलग से ऑब्जेक्शंस करें। तो कैसे देखते हैं सर इस तोशा खाना केस को और इस प्रोसेस को? देखें डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि तोशा खाना केस क्योंकि अदालत में है, अदालत ने उनको वक्त दे दिया है, बड़ा हमें बताया जा रहा है, हम देख रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि तोशा खाना केस जो है वो खान साहब के लिए कोई बहुत ही संगीन और बहुत सा ख़तरनाक सा केस है। जहाँ तक इसके कानूनी मामलात हैं, जो मैं चंद वकील दोस्तों से इस पर मैंने गुफ्तगू की है, बाकी उस पर 100 उसको एंगल दिए जा सकते हैं, उसके मॉरल हाई ग्राउंड के हवाले से, अखलाकियात के हवाले से, ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था। मगर जो उसकी लीगैलिटी के हवाले से चंद वकला से मेरी बात हुई है, केस तो कोई भी हो तो उसके हवाले से एहतियात करनी चाहिए, मगर वो समझते हैं कि शायद ये इतना संगीन नहीं है या इसके नताइज इतने संगीन नहीं हैं जितने बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ 2-4 चीज़ें और हैं तोशा खाना के हवाले से, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बताता चलूँ। पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है हुक्मरानों की कि सिर्फ इमरान खान साहब नहीं, और मैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कह दूं कि अगर किसी ने करप्शन किया है, किसी ने गलत काम किया है, किसी ने कानून को वायलेट किया है, आइन को वायलेट किया है, उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो इमरान खान साहब हों और चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हों। कानून सब के लिए एक ही होना चाहिए। खुदा करे किसी दिन इस मुल्क में उसकी अमलदारी भी सब के लिए बराबर हो जाए और मसलतों का शिकार कोई ना हो। आप देख लें यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के, आपको वाक़या याद होगा, वो जो सैलाब के हवाले से एक हार आया था और उसके बाद वो हार कहाँ गया और उसके बाद फैसल करीम कुंडी ने वो ला के अगली हुकूमत के हवाले हार किया। मुझे याद है अवैस लगारी साहब के वालिद सदर थे और उस वक़्त भी हेड ऑफ़ द स्टेट्स को, जो दूसरे हेड ऑफ़ द स्टेट्स थे, वो घड़ियाँ दिया करते थे। बड़ी आला नस्ल की घड़ी थी, वो घड़ी ख़रीदी भी गई और वो घड़ी पाकिस्तान में किसको बेची गई हमें वो भी आगे याद है। इस किस्म की हरकतें हुक्मरान करते चले आए हैं, आज तक किसी ने इसको इशू नहीं बनाया। आज ये इशू बन गया है तो अच्छी बात है, कम अज़ कम खुल के इस पर डिबेट हो जाएगी कि ये किसी हुक्मरान को इसका इख्तियार भी होना चाहिए कि नहीं, और माजी वालों ने इससे क्या क्या फ़ायदा उठाया उसका भी, और अब वाले जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं क्या उनको इस पर डिस्कशन खुल के होनी चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे, वॉज इट लीगल, वॉज इट इलीगल, वॉज इट कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेट द कोर्ट डिसाइड। वो खुद इसको डिसाइड करते रहेंगे। मैं तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ जो है वो मैं बताना चाहूँगा कि इन चीज़ों से, इन टेक्निकल नॉकआउट से इसको आप कोर्ट्स में ले आए हैं, उनको डिसाइड करने दें। टेक्निकल नॉकआउट्स की बजाय चीज़ों को मैदान में हल करने की कोशिश करें, चीज़ों को टेबल पे हल करने की कोशिश करें। सियासी मामलात को अदालतों में नहीं, हाँ जो गैर कानूनी मामलात हैं उनको अदालतों में ज़रूर लेके जाएं। मैंने यहाँ तारड़ साहब ने भी बात की, मेरे भाई हैं और इनका बड़ा एहतराम है। मुझे एक बात की समझ नहीं आई, वो मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ। वो ये है कि मेरे भाई ने कहा कि इमरान खान को उस मयार पे नहीं जांचा जा रहा जिस पे जांचा जाना चाहिए। बिल्कुल रेलेवेंट है। बहुत सी चीज़ों में लोग कह रहे थे, आप तजिया निगाल कह रहे थे कि इस केस का फैसला ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा, मगर वो किसी और तरीके से हो गया। तो क्या मैं समझूं कि PMLN को इस वक्त की जो अदालती जजमेंट्स हैं, अदालती निज़ाम है और जजेस हैं,
उनके फैसलों पे शदीद इख्तलाफ है। मैं एक चीज़ ये समझना चाहता हूँ। और दूसरा एक और बात मेरे भाई ने कही, उन्होंने कहा कि इन्हें कोई क्लीन चिट देने की कोशिश हो रही है वहाँ से, पंजाब से, एंटी करप्शन से। नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। अगर गलत काम किया तो नहीं करनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए? कानून के लिए सब बराबर हैं। अगर ये हो रहा है तो गलत हो रहा है। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने आते साथ ही मियाँ साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ सुओ मोटो नहीं ले लिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि FIA के अंदर ये ट्रांसफ़र, तबादले, ये तमाम जो चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस है, इनको रोका जाए, बिकॉज उनको ये खदशा था कि शायद किसी को क्लीन चिट देने की। देखें, बदकिस्मती ये है कि जब भी अल्लाह ताला किसी को मौका देता है, उसका दिल यही होता है कि वो आए और एक दूसरे को क्लीन चिट दे, ताकि अगले इलेक्शन के लिए और अपने मामलात के लिए बेहतर हो सके। अफसोस, काश हम सब मिल के अपने हुक्मरानों को इस बात पे कायल कर सकते कि इस मुल्क के लिए भी सोचें, इस मुल्क को भी कोई क्लीन चिट देने का सोचें। हर कोई किसी न किसी केस में मुब्तला है। जिसके हक में फैसला हो जाता है वो अदालत की जो है वो तारीफें करता है, जिसके खिलाफ फैसले हो जाते हैं वो अदालत के खिलाफ बात करता है। वैसे सर, वैसे खुल के बात भी नहीं करते हैं। वैसे शेख वक़ास साहब, देखें, आइन ने जो है ना, आइन ने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो डिफाइन की हुई हैं सर। अगर एग्जीक्यूटिव की जुरिडिक्शन है तो वो 97 में मौजूद है सर। आइन ने सबकी जुरिडिक्शन दी हुई है। अगर 175(2) साफ तौर पे लिखा हुआ है कि कोई चीज़ जो कानून और आइन में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट उसमें तब्दीली नहीं कर सकती। लेकिन बहुत से फैसले, हम फैसलों पे बात कर रहे हैं। हमारे लिए अदालत के जजेस बहुत मोहतरम है, लेकिन जुरिडिक्शन 97 में मौजूद है। अगर 172 भी है, 175 का 2 है, ठीक है सर। तो मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, फिर ताड़ साहब की तरफ। ताड़ साहब, आपका जवाब, उन्होंने वक़ास साहब ने कुछ सवाल कहा है वो है, और मैं एक सवाल और भी रखूंगा आपके सामने। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। आता ताड़ साहब, एक तो जो आप जवाब देना चाहें ज़रूर दीजिएगा। एक सवाल मैं ज़रूर रखना चाहता हूं, और क्योंकि ये जवाब एक्चुअली जो दूसरा दाखिल कराया है इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिक्वेस्ट पे कि आप ये जो जवाब दिया है, इस जवाब से अदालत को अफसोस हुआ है, तो आप दूसरा जो है वो जवाब दाखिल करें। हालांकि दुनिया की जुडिशल हिस्ट्री में इसकी मिसाल नहीं है। हम रेफरेंस की बात कर रहे हैं, जजेस और अदालत के ऊपर नहीं, फैसले या जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए, वो ऑब्जर्वेशन जो बाहर आई पब्लिक हुई। अब सवाल ये है कि ये जो जवाब दिया है वो पहले वाले जवाब से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या ये अनकंडीशनल माफ़ी है, आपने पढ़ा है सर, या ये एक वजाहत किया है, उन्होंने क्लेरिफिकेशन दी है? आप इसको कैसे देखते हैं सर? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये है कि देखिए, जो इमरान खान को जांचने और परखने का मयार है, वो आप देखें कि जब मियां नवाज शरीफ साहब का वाहिद केस है पनामा का कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला गया, अनविड्रॉन रिसीवेबल, उस पे सुप्रीम कोर्ट की सुपरवाइजरी जजेस बैठे, डे टू डे ट्रायल किया गया और 2018 के इलेक्शन से पहले सजा दी गई। एट द सेम टाइम न्याजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड नामी एक कंपनी आई। साकिब निसार साहब ने कहा कि खान साहब, आप तो इसमें बेनिफिशियल ओनर हैं, आप तो इसके टाइटल आपके नाम नहीं है, क्यों ऐसा ही है? अपने अल्फाज उनके मुंह में डाले, और उसके बाद हालांकि वो बेनिफिशियल ओनर थे, न्याजी ऑफशोर सर्विसेज लिमिटेड कंपनी एग्जिस्ट करती थी, ऑफशोर कंपनी थी, अनडिक्लेयर्ड थी, उनको क्लीन चिट दे दी गई। अव्वल तो वो मयार और ये मयार आप देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज भी मैं अगर आपको निहाल हाशमी की मिसाल दूं कि सेनेट की सीट से हाथ धोने पड़े, कैद काटनी पड़ी, दानियाल अजीज़ की मिसाल दूं, तलाल चौधरी की मिसाल दूं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में एहसान इकबाल साहब ने माफ़ी मांगी, और ये इन सारों को माफ़ी के बावजूद सजाएं दी गई, इलेक्शन से आउट किया गया। तो खान साहब के लिए एक अलहदा मयार है, वो बिल्कुल है, और वो इसलिए है कि वो डरते हैं, लोग अपनी इज्जतें बचाते हैं, शरीफ लोग हैं ना,
वो देखते हैं कि 4 इतनी इतनी बड़ी गालियां सोशल मीडिया पे पड़ रही होती हैं, तस्वीरें बिगाड़ के, इमेजेस बिगाड़ के, रिश्वत के इल्ज़ाम लगा के सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग की जाती है। ये जो नई नस्ल को जन्म दिया है इमरान खान साहब ने, इसका तहजीब व तमद्दन से कोई दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। और ये जो नफरत के बीज बोए हैं, ये हमें काटने पड़ेंगे और ये कई कई दहाइयाँ हम इसका हिसाब देंगे कि ये क्या नस्ल है जिसको ना तमीज़ से कोई ताल्लुक है, ना उनकी तरबियत का कुछ पता है। तो ये तो बड़ा क्लियर है कि इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। और जो ऑब्वियसली लोग डरते हैं, शरीफ लोग, कि जी हमारी इज्जतें उछालेगा, तो बेहतर है कि इसको इतना दीवार के साथ मत लगाओ। ये कौन सा नवाज शरीफ है कि ये साहब कह के पुकारेगा, ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द क्रीज जाके आपकी इज्जत नहीं उछालेगा। तो ये बिल्कुल मामलात क्लियर हैं। और देखिए, अभी तक अपॉलॉजी टेंडर नहीं की गई। खातून जज को नाम से पुकारा गया, पहले एक भौंडी क्लैरिफिकेशन दी गई, वो वजाहत पढ़ने की भी काबिल नहीं थी। और कोर्ट क्या कह रही है? वो कह रही है जनाब आप ये वजाहत वापस लें, नई वजाहत दे दें। उसमें भी कोई माजरत का आंसर नहीं है। और देखिए, ये अदालत की सवाबदीद है कि वो माजरत के बावजूद भी सजा दे सकती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। मगर यहां पर मैं ये समझने से कासिर हूं कि माजी में क्या होता रहा और खान साहब के लिए जो मामला चल रहे हैं कि इस वजाहत में भी उन्होंने अपने अल्फाज उस तरह से वापस नहीं लिए। और अब खान साहब आजकल टेक्निकलिटीज पे खेल रहे हैं, लेते हाई मॉरल ग्राउंड हैं, अपने आप को वलियों के साथ मिलाते हैं। और जब इलेक्शन कमीशन में तोशाखाना का जवाब देना हो तो कहते दायरा इख्तियार नहीं है, इलेक्शन कमीशन कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन का फोरम नहीं है। और यही फॉरेन फंडिंग में किया था, यही बीआरटी में किया था। ये जो टेक्निकल खेल है ना, स्टे ऑर्डर ले लेना, दायरा इख्तियार को चैलेंज कर देना, टेक्निकलिटीज निकाल के पतली गली से निकल जाना, तो यही खेल तो खेला जा रहा है। आप अपने आप को पेश करें ना एहतसाब के लिए। हमने वो शहजाद अकबर नामी आदमी को भुगता है कि केस होता कुछ नहीं था, बंदे को पकड़ के 2-2 साल कैद। टीवी पे बैठ के बात करना बहुत आसान है, उन लोगों के खानदानों से पूछें। आहा चीमा ने 3 साल जेल काटी है, आप उसके खानदान से पूछेंगे क्या कसूर था और उस केस में से निकला क्या आशियाना में से। और जितने केसेस बनाए गए हैं, और कहां है शहजाद अकबर आज? कोई पूछे? अरबों रुपया इस कौम का जाया करके आज वो बाहर बैठा है और कोई उसकी बात नहीं करेगा। बड़े बड़े तजियाकार भी बात नहीं करेंगे कि काबीना में जो बंद लिफाफा लाया गया था, जो इस कौम का अरबों रुपया माफ किया गया, वो बंद लिफाफा खान साहब ने खोला नहीं काबीना के अंदर। उस जुर्म का कौन जवाबदेह है? हमने तो चले फिर भी इस मुल्क की खिदमत की है, कोई मोटरवेज बनाई हैं, कोई बिजली के कारखाने लगाए हैं। शेख वकास अकरम साहब के इलाके को भी आज मोटरवे जाती है, मुल्तान तक जाती है, कराची तक जाती है। हमने तो फिर भी कोई इस मुल्क की हकीर खिदमत करने की कोशिश की है। खान साहब ने 4 साल किया क्या है? लूट मार के अलावा, झूठ के अलावा, मकारी के अलावा, फरेब के अलावा, और ये जितने स्कैंडल्स हैं और अब टेक्निकलिटीज हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं। और जब हिसाब मांगो तो फिर ऐसी टेक्निकलिटी निकालते हैं कि टेक्निकलिटी में से मैं कहीं से निकल जाऊं और मुझे क्लीन चिट मिल जाए। क्यों भाई? आपने इस मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान किया है और आज भी आप जो इदारों पे हमले कर रहे हैं सिर्फ क्योंकि आपकी इक़्तिदार से दूरी है, उसके चक्कर में और अपनी ये चोरी बचाने के लिए आप आज एक और डगर पे चल पड़े हैं। तो ये कोई सियासत नहीं है। हमने रियासत बचाई है, इनका गिराया हुआ मलबा उठाया है सर, आके और हमारा पॉलिटिकल कैपिटल इरोड हुआ, मगर इन्होंने सियासत की बुनियाद पे सियासत बचाने के लिए रियासत को आज दाव पे लगा दिया। ठीक है, मैं एक सवाल छोड़ के जाता हूं, थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो जरूर पूछूंगा। आपने कहा है कि लोग बहुत शरीफ हैं, डरते हैं क्योंकि इमरान खान साहब फिर मजमे में खड़े होकर जो बोलते हैं, तो आपने एक इशारा दिया कि डर की वजह से लोग उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं। लेकिन सर, क्या मैं ये सवाल कर छोड़ के जाऊं कि क्या हुकूमत भी डरती है? क्योंकि 5 रुकनी आपके सुप्रीम कोर्ट ने आपके सामने फैसला दिया आइन शिकनी का। हमने सुना आपने कमेटी बनाई है, लेकिन आइन शिकनी पे आप फेडरल गवर्नमेंट बन गई है, केस इनिशिएट नहीं कर रहे हैं।
इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है जिसने 76 सफ़ात पर मुश्तमिल उनको ये कहा कि ये सादिक और अमीन नहीं है, फॉरेन पंडित पार्टी है, इन्होंने झूठ बोला है, हलफ गलत दिया है। हनीफ अब्बासी का केस भी मौजूद है जिसमें कहा गया था कि जी फैसला वहाँ से लेके आओ। हनीफ अब्बासी भी खामोश हैं, हुकूमत भी खामोश है। एक केस नवाज शरीफ ने कहा था 48 घंटे के अंदर इनकी नाअहली का केस जो है वो इस बुनियाद पे कि जी इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसी बॉडी, जुडिशल बॉडी है जिसको हम सब जुडिशल बॉडी अब भी मानते हैं, कोई माने ना माने, वो फैसला दे रही है और उसके ऊपर जो है वो हुकूमत नाअहली का केस लेके जो है वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रही है। तो क्या आप भी डरते हैं ये छोड़ के? मैं, क्योंकि आप हुकूमत के आदमी भी हैं, मैं शोएब शाहीन साहब की तरफ आता हूँ। शोएब शाहीन साहब, पहला अगर हम लेटर पे हम आ रहे हैं, पहला लेटर अगर हम देखें जो जवाब दिया था उसमें उन्होंने जुडिक्शन को भी कि आपके पास अथॉरिटी नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आप ये केस सुने जो कि तौहीन अदालत का केस था। दूसरा उन्होंने कहा था कि ये बेंच पे उनका अदम एतमाद था, एतराज़ था कि ये बेंच इस बुनियाद पर ये केस नहीं सुन सकती। तो अब, और माफ़ी नहीं मांगूंगा, तो अब जो जवाब जमा किया है यकीनन आपने पढ़ा होगा। तो सर ये जो जवाब है इसमें बहुत कुछ है, मैं क्या टाइम नहीं है, क्या ये आखिरी में उन्होंने यही कहा है कि मेरी वजाहत को, मेरी क्लैरिफिकेशन को एक्सेप्ट किया जाए। तो ये अनकंडीशनल माफ़ी है या ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन है सर जो जवाब है? देखिए, मैं समझता हूँ पहली बात तो ये मैं आपको बता दूं कि मैं उसमें चूँकि वकील हूँ, मेरे दस्तखत हैं उस जवाब के ऊपर, इसलिए मैं मेरिट ऑफ द केस को डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। लेकिन चूँकि आपने जो सवाल किया है, बहरहाल उन्होंने इस पर माजरत की है, इसमें माजरत के अल्फाज मौजूद हैं। लेट दी कोर्ट शुड डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चूँकि ये मैटर्स लार्जर बेंच पे मौजूद है, चूँकि मैं उसमें ख़ुद वकील हूँ, इसलिए हमारी ये लीगल टीम ने ये जवाब तैयार किया है और विद द डिस्कशन एंड कंसल्टेशन विद आवर क्लाइंट इमरान खान साहब, मेरा ख्याल है कि इसमें जो कोर्ट ने वजाहत मांगी थी या कोर्ट की एक आप कह सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स है पुरानी या मौजूदा, उसकी रोशनी में जो जवाब बनाया गया है उसमें वजाहत भी शामिल है, उसके अंदर माजरत भी शामिल है। और मैं समझता हूँ कि ये वो जो कोर्ट की एक कंसर्न था उसको वो पूरा किया गया है। और जहाँ तक आपने कहा कि जी वो जुरिस्डिक्शन को चैलेंज किया गया था, यस, जुरिस्डिक्शन को चैलेंज करने का हर पार्टी को ये हक हासिल होता है कानून और आइन के दायरे में रहते हुए। बिल्कुल वो बात आज भी उस जवाब का, पिछले जवाब का हिस्सा है, क्योंकि अगर कोर्ट इस पर फर्दर प्रोसीड कर अगर मुतमैन होगी तो ये क्लोज हो जाएगा, अगर फर्दर प्रोसीड करना चाहेगी तो ज़ाहिर है जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन सबसे पहले डिसाइड होता है। लेकिन मैं इससे ज़्यादा इस मौजू पे इसलिए नहीं बात कर सकता, कल सुबह केस लगा हुआ है, आई एम ऑल्सो ए काउंसल विद हामिद खान साहब और मेरे सिग्नेचर भी हैं उस जवाब के ऊपर। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा मैं इस मौजू पे बात ना करूं तो ज़्यादा बेहतर है, सब जुडिस मैटर है। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा है कि इस मौजू पे आप अगर बात करेंगे तो फिर ये, क्योंकि आप खुद वकील हैं तो मुनासिब नहीं है, और जाहिर है कोर्ट की मेरिट पे तो नहीं, हम उस लेटर पे जा रहे थे, और क्योंकि आपने जवाब तैयार किया है तो इसलिए जवाब के ऊपर हम बात कर रहे थे कि क्या ये जो है अपॉलॉजी टेंडर जो है वो अनकंडीशनल है। सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि ये अनकंडीशनल माफ़ी है या वजाहत है, ये सिर्फ इसकी तो आप सिर्फ बता सकते हैं ना, क्योंकि ये लेटर तो आपने लिखा है, पब्लिक भी हो गया। दोनों चीज़ें इतना तो इसमें देखिए जी मैं वो इसी बात कर रहा हूँ ना, माजरत भी है और उसके साथ वजाहत भी है, दोनों चीज़ें इसमें मौजूद हैं, दोनों चीज़ें मौजूद हैं। अनकंडीशनल तो नहीं हुआ ना सर, अनकंडीशनल तो नहीं हुआ। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो आपके सामने जवाब लिखा हुआ है वही दैट इज़ आवर रिप्लाई, दैट इज़ इंक्लूडेड इन दैट, वो जो वजाहत भी है। नहीं मतलब आप एक वकील हैं, मैं हटा देता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए आपको ये भूल जाता हूँ कि आप उसके, मैं तो इस एक लेटर रख रहा हूँ आपके सामने, एक वकील हैं, कि मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये लेटर जो है ये अनकंडीशनल माफ़ी है या नहीं है। देखिए मैं इसमें मैंने डॉक्टर साहब इससे ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बात करना चाहता, कायम है कौंसल, ठीक है और मेरा ये एक केस है और सब जुडिस मैटर है, इसलिए मेरे लिए इस मौजू पे इससे ज़्यादा बात करना मुनासिब नहीं है, मेरे लिए इससे ज़्यादा बात करना मुनासिब। बहुत शुक्रिया। आप, मैं भी नहीं चाहूँगा सर कि आप इस केस की मेरिट को डिस्कस करें, मैं ख़त की तरफ बात कर रहा था। बहरहाल मैं आता हूँ जनाब, पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ जनाब शाह साहब की तरफ, एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक जी शेख वकास साहब। मैं यकीनन हम अदालत के अंदर ये केस है, प्रेजुडिस ज़रूर है, हम उनके इस केस की मेरिट को नहीं बल्कि आया इसका क्या फ़ैसला होगा क्या नहीं होगा। जजेस मोहतरम हैं, वो अनकंडीशनल माफ़ी हो तब भी सज़ा दे सकते हैं और माफ़ कर सकते हैं, वो उनका इख्तियार है। कानूनी अगर लड़ाई लड़ी जाए तो उस पर भी उनका कानूनी इख्तियार है। मैं आता हूँ एक ऑब्ज़र्वेशन जो उन्होंने दी थी स्टेटमेंट के वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसमें कहा था कि जी ये जो आपके उनको नाअहल किया था आपके दानियाल अजीज़ साहब को, तलाल साहब को और निहाल हाशमी साहब को, तो ये स्टेटमेंट है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर करके हमारे लिए मुश्किल पैदा कर दी है। ये स्टेटमेंट मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का। अब मेरा एक सवाल है, आपने ये केस देखा होगा सर, ये पढ़ा होगा, ये जो दूसरा ऑर्डर है पहला ऑर्डर बड़ा फ़र्क है। दूसरे ऑर्डर में मुझे कहीं नहीं मिल रहा है सर अनकंडीशनल माफ़ी, जो मैंने और लोगों का पढ़ा है, जो और लीगल जितनी भी माफ़ियाँ मांगी गई हैं इसमें मुझे नहीं मिल रहा। आपको लग रहा है सर ये अनकंडीशनल माफ़ी है? डॉक्टर साहब देखें, मैंने कहा लेट द कोर्ट डिसाइड, इसमें कंडीशनल अनकंडीशनल से फ़र्क नहीं पड़ता। जिस वक्त एक आदमी ये कह दे कि मुझे अपने किए पे नदामत है और ये एक ऐसी नफ्सियाती फ़िज़ा बन चुकी थी जिसकी वजह से उस माहौल में इस किस्म का मामला हो गया और बिल्कुल मैं माजरत करता हूँ, माफ़ी अदालत के सामने खड़ी होकर मांगना वो कंडीशनल है या आप क्या इज़ देयर एनीबडी हु इज़ इन पोजीशन टू पुट कंडीशंस ऑन द कोर्ट? ये एक कानूनी जो है ना वो लफाजी है। माफ़ी होती है, कंडीशनल लो अनकंडीशनल लो, अदालत के सामने कंडीशनल अनकंडीशनल वो आप उस मेरा ख्याल है जो मकसद था वो उनका पूरा हो गया। लेट देम डिसाइड, हम इस रौले में नहीं पड़ते। एक चीज़ है वो जो मैंने नोट की, मैं अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपना अता तरर साहब भाई मेरे में उनकी जो जवाब था मैं उससे वो करना चाहता हूँ। वो ये है कि नहीं सर, मैं उनके जवाब से मैं उनके जवाब मैं सर मैं उनके जवाब से पहले आपके सामने एक और चीज़ भी रखना चाहता हूँ। आप माशाल्लाह पाकिस्तान के चंद सियासतदानों में शुमार होते हैं जो बहुत मेरिट पे बात करते हैं, इसीलिए आपका एक बड़ा अलग ग्राफ बनता है। सर ये बताइए, 2017 में इलेक्शन कमीशन की तौहीन की इमरान खान ने और माफ़ी मांगी, 2013 में सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की और माफ़ी मांगी, फिर अभी इलेक्शन कमीशन की तौहीन की हुई है, फिर ये जजेस वाली तौहीन की है। पाकिस्तान की तारीख में हमें ऐसा कोई शख्स नहीं मिलता है जो इस तरह की तौहीन कर रहा हो, जिसे हम आम लफ्जों में हैबिचुअल कहते हैं। तो एक हैबिचुअल क्या उसको भी माफ कर देना चाहिए जो बार बार तौहीन कर रहा है? और अपनी इस लेटर में उन्होंने लिखा है कि मुझसे आइंदा ये कभी गलती नहीं होगी। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के उस जस्टिस इफ्तिखार साहब ने जो नोटिस दिया था, जमाली साहब ने जो इनको रिलीफ दिया था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि आइंदा मुझसे इस लिहाज से कभी तौहीन नहीं होगी। क्या कहेंगे सर इस पे? तो थोड़ा सा कमेंट्स दें फिर आगे जाएं सर। देखें, मैं इसके ऊपर बिल्कुल इस पर अपनी राय आपको दूंगा। मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब कि अदलिया ने जस्टिस चौधरी इफ्तिखार के दौर में जब जजेस बहाली तहरीक चली, जिसके अंदर बहुत से बड़े बड़े नाम थे, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी, इमरान खान साहब भी शामिल थे, वकला के बहुत बड़े बड़े जाइंट्स थे, बड़ी कुर्बानियाँ बड़ी हिम्मत के बाद आखिरकार वो जजेस बहाल हुए। और उसके बाद आपने फैसले देखे जो सुप्रीम कोर्ट में होते रहे और हम ये तज्जिए देखते रहे कि उन्होंने कहा कि वो एक डोमेन जो है वो सेट हो गई, वो टर्फ जो है हर इदारा जो है वो अपने टर्फ के लिए लड़ता है और वो टर्फ जो है सेट हो गई हैं। अब उस टर्फ के सेट होने के बाद, चीज़ें डिफाइन होने के बाद, हर इदारे की अपनी सुपरमेसी और अपनी हेजेमनी जब आ जाती है, और जो कंसर्न आप इस वक्त शो कर रहे हैं जुडिशरी के लिए, डोंट यू थिंक कि जुडिशरी के अंदर बैठे हुए जो हमारे नहायत ही काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम जो जजेस हैं, उनको इस बात का नहीं पता जो आप कर रहे हैं? तो अगर वो यहाँ पे और नहीं, मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ सर माफी के साथ मैं उनका तो इख्तियार मेरी राय तो मैं तो आपकी राय पूछ रहा हूँ सर। एक हैबिचुअल आदमी है, मेरी राय ये है कि मेरी राय ये है कर रहे हैं। जी सर मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले सर। मेरी राय ये है, वो सिंपल है
कि इस बात का फैसला कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हुई है या नहीं, ये इख्तियार है अदालत का। इस बात का फैसला कि अदलिया की तौहीन हुई है या नहीं, ये फैसला है अदलिया का, और वही इस बात को डिसाइड करते हैं और वही इसके ऊपर सजा देते हैं और वही इस पे माफ़ी देते हैं। अगर बारहा ये चीज़ हुई है और इस पे अदालत ने माफ़ कर दिया है, तो मैं और आप कौन होते हैं इसके ऊपर अपनी कोई राय देने वाले? वो कानूनी नुक्ता नज़र को बेहतर समझते थे। अगर उन्होंने इस बात को माइंड नहीं किया तो हम क्यों खामखा इस चीज़ को ड्रैग करें जी कि आप वो कर रहे हैं? जिन्होंने फैसला करना है उन्होंने कह दिया कि नहीं ठीक है, हमने माफ़ी मान ली, सही उनका इख्तियार है, उन्होंने किसी की मानी और किसी की ना मानी। ठीक है सर, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। तारड़ साहब पे आप कुछ कहना चाह रहे थे सर? हाँ, मैं नहीं, तारड़ साहब पे कुछ नहीं कहना चाह रहा, मेरे भाई है। मैं सिर्फ एक बात जो है वो कहना चाह रहा था कि मैं बड़ा परेशान हुआ हूँ तारड़ साहब के जवाब पे। मैं इसलिए परेशान हुआ, उन्होंने कहा कि शरीफ लोग जो है वो इसलिए खामोश है कि खुदा ना खास्ता खान साहब जो है वहाँ पे को बुरा भला ना कहना शुरू कर दें, को ट्रोल्स ना चले जाए। नहीं, फैसला तो नहीं करना, फैसला तो अदालत नहीं करना है। मेरा तो कहने का मकसद ये था कि तासुर ये है कि अदालत का जो इस वक्त नजर आ रहा है एक कार्रवाई से मैं अखज़ कर सकता हूं। अता भाई मैं बस एक और बात मैं करना चाह रहा था। जी प्लीज मैं अगर आप इजाजत दें। अच्छा, दूसरी बात उन्होंने बिल्कुल ऐसे ये बंद लिफाफे वाली बात बिल्कुल जबरदस्त बात है। जिस वक्त ये बंद लिफाफा वहां पे आया, डॉक्टर साहब मैंने आपके साथ प्रोग्राम किया था, आपको याद हो कर ना याद हो, मैंने इस पे 4 वीलॉग्स किए थे और खड़का के उस वक्त की हुकूमत के खिलाफ किए थे। जिस वक्त वहां आपको याद होगा मैंने नाम लेके सारा कुछ किया था। मुझे बताएं उस वक्त की अपोजिशन जमातों ने क्या किया था? कितनी बड़ी तहरीक उस वक्त चलाई थी? कौन सी अदालत में चले गए थे? क्या किया था उस वक्त? मुझे ये बताएं। दूसरा मेरा सवाल ये बनता है कि अब तो अल्लाह ताला ने आप पे मेहरबानी की है, आपने हिम्मत से हुकूमत ले ली है, अब वो बंद लिफाफे खोलें जी, उन खोलो, लोगों को पता चले, वरना आप भी फिर उसके अंदर पार्टनर इन द क्राइम हो जाएंगे। फिर फायदा टीवियों के ऊपर बात करने का। इससे अगली बात जो है वो एक और बात है, वो ये है कि ये जो सजा वाली बात है ना कि उस केस में से क्या निकला, उस केस में से क्या निकला। मैं अपने भाई अता तारड़ साहब से 150% एग्री करता हूँ, और यही तो दुख है। दुख तो इसलिए है कि मुशर्रफ साहब ने जरदारी साहब में से क्या निकाला, मगर आपका क्या ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के दौर में करप्शन नहीं हुई? क्या मियाँ साहब ने जो केसेस किए थे, पीपल्स पार्टी थे, कितनी दफ़ा कहाँ सज़ा हुई जरदारी साहब को या उनके क्रोनीस को? तो आपका क्या ख्याल है उन्होंने पैसे नहीं दिखाए? मैं ये तो पाकिस्तान में वही बहस है, यहाँ विक्टिमाइजेशन में गलत FIRs दी जाती हैं, विक्टिमाइजेशन में गलत केसेस किए जाते हैं, और कई दफ़ा आपके कद की वजह से आपके सही केसेस भी जो हैं वो आपको माफ़ कर दिए जाते हैं। ठीक है सर, टाइम नहीं है, डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।